तो आज की कहानी एक बेहद अजीब कहानी है। आमतौर पर फिल्मों में, ख़ासतौर पे हॉलीवुड की फिल्मों में या फिर नॉवेल में आपने पढ़ा होगा कि कहीं कोई कत्ल हो रहा है और उसके बाद उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो गई या कुछ हो गया, कुछ प्रूफ मिल गए, तो वो एक इत्तेफाक है फिल्मों में। असल ज़िंदगी में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक मर्डर कर रहा है, कत्ल कर रहा है, और उसके बाद आगे आगे वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही हैं और ना कातिल को पता है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और ना जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको भी नहीं मालूम है कि वो क्या रिकॉर्ड कर रही है। वो तो समंदर की लहरों को, समंदर की खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद कर रही है और उसी कैमरे में अचानक कुछ ऐसे लम्हे कैद हो जाते हैं जो एक ऐसी मर्डर की पहेली, जो अभी पहेली बननी थी, उससे पहले ही सुलझा देती है। कहानी गोवा की है। इधर 10-12 दिन से गोवा बहुत चर्चा में है। पहले तो सूचना सेठ, अब आज की ये जो नई कहानी है। 19 जनवरी फ्राइडे का दिन था। दोपहर के 3:45 हुए थे। एक गोवा में बहुत ही खूबसूरत जगह है, साउथ गोवा में, और साउथ गोवा में इस एक बीच है, राजबाग बीच। तो उसी राजबाग बीच पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और ये एग्जैक्ट जो है साउथ गोवा में, ये है काबो डे रामा। काबो डे रामा एक इलाका है और उसी इलाके में एक राजबाग बीच है। बहुत सारे बीच हैं वहाँ, अंजुना बीच और बाकी फेमस कलंगुट बीच, लेकिन वहीं पे एक राजबाग बीच भी है। तो उसी बीच पर दोपहर 3:45 19 तारीख को एक कपल बीच के किनारे घूम रहे हैं। अब वो घूम रहे हैं, उसके बाद कपल जाता है। अब इस बीच की खासियत ये है कि एक तरफ तो खुला बीच है, लोग वहीं पर ज़्यादातर आते हैं, और उस बीच के एक तरफ अब जाएं थोड़ा आगे तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, रॉक्स, और फिर समंदर की लहरें वहाँ उतनी तेज़ी से आती नहीं है। बीच चूँकि आदमी खुले में जाना पसंद करता है, तो उस तरफ चट्टानों की तरफ सैलानी या टूरिस्ट कम जाते हैं। लेकिन ये कपल उसी तरफ जा रहा है जिधर सन्नाटा है, यानी कि रॉक्स हैं। अब ये दोनों जाते हैं। इसी बीच के किनारे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं। अब चूँकि समंदर के इस राजबाग बीच के किनारे में वो अपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसी जगह पे लोग अपना पेशेवर तरीके से उन अपार्टमेंट्स को किराए पे भी देते हैं टूरिस्ट के लिए, ताकि वो रहें, उससे पैसे भी कमा लेते हैं, आमदनी होती है। तो ऐसे ही एक अपार्टमेंट में एक लेडी दोपहर के 3:45 पर बालकोनी में खड़ी अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी, और वो वीडियो बना रही थी इसी राजबाग बीच की। तभी पैन कर रही है अपने मोबाइल। उसी दौरान में ये कपल उधर जाता है। अब जब कपल उस तरफ गया तो वो अपना कैमरे में कैद कर दी, उसे अभी तक कुछ पता नहीं। थोड़ी देर के बाद अब वो कपल जहाँ पर गया, वक्त बीता, अब उनमें से एक वापस लौट रहा है। लेडी जो है वो नहीं लौट रही, सिर्फ जो मेल है वो वापस लौट रहा है। इत्तेफाक से जो रिकॉर्ड कर रही थी, अब वो पास ही में थी, वो देख रही है। तो उसने देखा कि अभी मैंने रिकॉर्ड किए, 2 गए थे, अभी ये अकेला है। तो कई बार ऐसा होता है, बीच में 2 लोग गए, कपल गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी, तो वहाँ पे बहुत सारे आपने दिखाया, देखिए दुकानें वकानें भी हैं, आइसक्रीम बेच रहे होते हैं। तो उसे लगा ये कुछ खरीदने के लिए गया होगा, इसकी पार्टनर वहाँ पे रॉक पे बैठी होगी। अब वो चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो देखती है कि वही शख्स वापस लौट रहा है। अब वो वापस लौट रहा है। लौटने के बाद फिर वो वहाँ पे जाता है जिस जगह से वो गया था। थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस दोबारा आ रहा है मेन बीच की तरफ। तो दूसरी बार हो चुका। वो उधर रिकॉर्ड कर रही है और अब उसका इंटरेस्ट जाग रहा है कि ये सारी भीड़ इधर है, ये 2 लोग उधर गए, उनमें से भी एक बार बार आ रहा है, जा रहा है, दूसरी दिखाई नहीं दे रही है। अब उसने सीरियसली रिकॉर्डिंग शुरू कर दी पूरी। अभी भी रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट जागा। अभी तो इत्तेफाक से कर रही थी। तभी रिकॉर्ड करते करते उसने देखा कि वो बंदा उसी समंदर के किनारे एक जगह पर गया और कुछ घसीट रहा है। जब उसने जूम करके देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई पत्थर या बाकी चीज़ नहीं, ये कोई इंसान है जिसको वो घसीट रहा है। और घसीट कर उसने चट्टानों के बीच में उस चीज़ को रख दिया और फिर वापस चला गया। अब उसने और देखा जूम वूम करके, तो उसने देखा जिस चीज़ को वो घसीट रहा है वो कुछ और नहीं, एक इंसान है। और कपड़े से साफ पता चल रहा है ये कोई लेडी है। और जिस तरीके से वो वहाँ पड़ी, उससे ये भी पता चल रहा है कि ये बेसुध है, या तो बेहोश है या मर चुकी है। अब इधर वो शख्स गया। थोड़ी देर के बाद जो 2 बार बड़े इत्मीनान से आ रहा है और जा रहा है, तीसरी बार में देखती है कि वो शख्स बड़ी तेज़ी से बेतहाशा दौड़ रहा है,
मेन बीच से उस रॉक की तरफ। जब वो भागने लगा और चीख रहा है माय वाइफ या मेरी बीवी करके, तो अचानक एक और टूरिस्ट लेडी, उसने उसको बदहवास भागते हुए देखा तो उसे लगा कि इसके साथ कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया। तो अच्छे दिल की उसने कहा कि इसकी मदद करते हैं, वो भी उसके पीछे दौड़ रही है। अब वो भी दौड़ा और ये भी दौड़ रही है। पहली बार अब इस वीडियो में एक आवाज़ आती है, एक लेडी की आवाज़, और वो लेडी रिकॉर्ड कर रही है और साथ में बोलती जा रही है। जो शख्स भाग रहा है उसके पीछे जो लेडी भाग रही उसको कह रही है, मतलब उसने सारी चीज़ें इंग्लिश में कही, लेकिन वो ये उसका मतलब ये था कि ये इसी ने मारा और तुम इससे दूर रहो, और ये एक्टिंग कर रहा है। ये उसकी लाइन थी। मैं कोशिश करूंगा वो लाइन भी आपको सुना दूं। लेकिन शायद उस लेडी जो उसके पीछे भाग रही है उस तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वो अब भी उसके पीछे भाग रही है। वो भागता है, फिर उसी चट्टान के बीच में पहुंचता है और अचानक वो कुछ चीज़ देखता है, रोता है और फिर उसको बाहर खींच रहा होता। वो वही लाश थी। अब इसके बाद वो खींचता है, खींचने के बाद तब तक और लोगों को पता चल जाता है। अब लोग आते हैं, लाश को बाहर निकाला जाता है मेन बीच की तरफ। तब तक कोई पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस आती है, पूछती है क्या माजरा है। तब वो शख्स बताता है, वो बताता है कि मेरा नाम गौरव है और मैं यहीं गोवा के साउथ गोवा में एक 5 स्टार होटल है, मैरियट इंटरनेशनल, बहुत नामी होटल है। तो बोला उसी में मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ पिछले 7 सालों से। मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आया था बीच पे घुमाने। उसके बाद हम एक चट्टान के किनारे बैठे हुए थे। तभी फिर वाइफ ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैं आइसक्रीम लेने के लिए चला गया। वापस आया तो वाइफ थी नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, फिर मैं चला गया कि कहीं इधर उधर तो नहीं है। उसके बाद फिर मुझे लगा कि कहीं समंदर की लहरों में वो बह तो नहीं गई। तो मैं उसके बाद बदहवास फिर मैं भागा। तब तक ये लोग आए, फिर मैंने लाश देखी, फिर ये लोग मौजूद थे। अब पुलिस ने भी जिस तरीके से लाश पड़ी हुई थी, पुलिस को लगा कि बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, अचानक लहरें तेज़ आती हैं, किसी को बहा कर ले जाती हैं। गोवा पुलिस ने बाकायदा उसको दिलासा दिया, उसको चुप कराया, रो रहा था बेतहाशा, और कहा कोई बात नहीं, हम तब देखते हैं। अब पुलिस ले गई और अभी तक गोवा पुलिस यही मानकर चल रही है कि इस महिला की मौत समंदर में डूबने से हुई है। इधर उस बीच के किनारे अपार्टमेंट से जो लेडी अपने मोबाइल से वो वीडियो बना रही थी, अब उसने वीडियो किस्तों में बनाई। अब उसने सारे वीडियो को एक एक कर देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया तो उसने जब सीक्वेंस को पूरा कंप्लीट किया तो उसे लगा ये क्या हुआ। उसने अनजाने में एक लाइव मर्डर शूट कर लिया था। वो जो बंदा भाग रहा था, जो बंदा घसीट रहा था, असल में वो उसकी बीवी थी। वो उसका कत्ल किया और उसके बाद उसने ये एक्टिंग किया। कुछ विटनेस को लाया ताकि बता सके कि देखो मैं तो बीवी को ढूंढ रहा था, आइसक्रीम लेने गया था, इस बीच में वो डूब के मर गई। अब पुलिस उधर जा चुकी है। इस लेडी को लगा कि ये मामला गड़बड़ है। वो लेडी अब खुद पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस अभी तक ये मान कर चली है कि एक्सीडेंटल केस है, ये डूब कर मरी है। वो लेडी जाती है, अपना मोबाइल पुलिस को देती है, कहती है ये बंदा जब से आया मैं कुछ और शूट कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी मोबाइल में, गलती से ये कैमरे में कैद हो गया और गलती से वो सारी चीज़ें कैद हो गई जो जो इसने किया, और इसको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या शूट कर रही हूँ। अब जब पुलिस ने वो वीडियो देखा और उसके सीक्वेंस को देखा, पुलिस पूरी कहानी समझ गई। अब तक जो पति उसका रो रहा था, अब पुलिस ने उसके सामने वो वीडियो रखा। उसके आंसू भी बंद, बोलती भी बंद। पुलिस ने कहा अब तुम कहानी सुनाओ इससे पहले कि हम शुरू। इसके बाद उस शख्स ने कहानी सुनाई। नाम उसका गौरव, और गौरव लखनऊ का रहने वाला। बाद में उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, पहुंच गया गोवा। 7 साल तक वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मैनेजर के तौर पे काम किया, बड़ी अच्छी नौकरी। 2022 में लखनऊ की रहने वाली एक दीक्षा के साथ उसकी शादी तय हुई। ये अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने शादी तय की थी। लड़का चूँकि गोवा में अच्छी नौकरी कर रहा था, लड़की भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी, दोनों परिवार तैयार हो गए। गौरव भी उसको दीक्षा को देखकर राज़ी हो गया, दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद गौरव दीक्षा को लेकर गोवा पहुंच गया। चूँकि अब पति पत्नी थे, गोवा में उसको ऑलरेडी घर मिला हुआ था, तो अब पति पत्नी दोनों रहने लगे। लेकिन गोवा में रहने के 1-2 महीने बाद ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, और उसकी वजह ये थी कि दीक्षा को धीरे धीरे पता चला कि गौरव की ज़िंदगी में कोई और भी है, कोई और महिला है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो उस बात पे पहले लड़ाई झगड़ा होता रहा, लेकिन फिर दीक्षा ने सारे सबूत इकट्ठे किए और यकीन हो गया कि हाँ इसकी ज़िंदगी में कोई और है। अब लड़ाई और बढ़ गई।
अब जब दीक्षा को सारी सच्चाई पता चल गई, उसकी ज़िंदगी में वो जो तीसरी थी उसके बारे में भी उसने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, तो अब गौरव को लगा कि ये गड़बड़ हो गया। उधर उस जिससे उसका अफेयर था, उसने गौरव ने उससे भी शादी का वादा कर रखा था। इधर ये शादी ऑलरेडी कर चुका था, तो अब वो क्या करे। इसी के बाद उसने प्लान किया कि अगर वो दीक्षा को अपने रास्ते से हटा दे तो जिससे उसका अफेयर है वो आराम से शादी कर सकता है। लेकिन रास्ते से कैसे हटाए, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि कत्ल लगे ही नहीं। इसी के बाद बहुत सोचकर उसने कहा कि एक हादसा के तौर पर अपनी बीवी का कत्ल करते हैं। पूरी प्लानिंग के तहत वो कई बार कई अलग अलग बीच की उसने रेकी की। फिर उसे राजबाग बीच दिखाई दिया और उसे लगा कि इसका एक पार्ट बड़ा सुनसान रहता है, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स हैं, सारी चट्टानें हैं, तो उधर सैलानी बहुत कम जाते हैं। उसने वहाँ की रेकी की। उसका प्लान के तहत फ्राइडे को दोपहर को वो अपनी बीवी दीक्षा को लेकर मना करके चलो घूम कर आते हैं, शायद कुछ चीज़ें बदल जाएं, और राजबाग बीच पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने कुछ खिलाया पिलाया, फिर बोला चलो कहीं तसल्ली से बैठते हैं। उसके बाद जानबूझकर उस रॉक के किनारे ले गया वो, क्योंकि उसे मालूम था यहाँ कोई देख नहीं रहा और ये दूर है बाकी टूरिस्ट से। वहाँ जाने के बाद अचानक पानी के किनारे, समंदर के किनारे ले गया, और समंदर के किनारे ही दोनों मौजूद थे और वहाँ पे पानी ठीक ठाक था। पीछे की तरफ सारी चट्टानें थी, तो फिर कोई आने जाने वाला नहीं था। उसने अचानक मौका देखा, अपनी बीवी का गला पकड़ा और बड़ी ज़ोर से उसका गला पकड़कर उसका मुंह समंदर के पानी में डाल दी, और तब तक दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ उसके मुंह के समंदर के पानी के अंदर रखे रहा, जब तक कि दीक्षा की सांसें टूट नहीं गई। जब उसे एहसास हो गया कि अब दीक्षा कोई विरोध नहीं कर रही है, जिस्म में हलचल नहीं है, फिर उसने उसका गला छोड़ा, किनारे रखा, नब्ज टटोली। इसके बाद वो उसकी लाश को घसीट कर उसी किनारे में जो चट्टानें थी वहीं पर रख दी, औंधे मुँह करके रखी, ताकि ऐसे लगे कि समंदर में बही और फिर समंदर के थपेड़ों ने वापस लाशें फेंक दी, क्योंकि जब समंदर की लहरें उठती हैं तो जाती हैं तो लाती भी हैं। इसके बाद अब वो वहाँ से निकला। प्लान ये था कि अब वो आइसक्रीम दोनों हाथों में लेकर आएगा, लेकिन वहाँ गया तो पहले इसको ये डर लगा कि पता नहीं, देखा तो था क्योंकि दिल में चोट था, गला दबाया, पर ऐसा तो नहीं कि वो बेहोश हो गई, मरी ही नहीं। अब अगर ऐसा है तब तो वो पोल खोल देगी। वो वापस आता है बड़े इत्मीनान से पैदल चलता हुआ, फिर उसकी नब्ज टटोलता है, सांसें देखता है, धड़कनें देखता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो मर गई। इसके बाद वो फिर लौट जाता है। फिर तीसरी बार अचानक वो बेतहाशा दौड़ने लगता है, चिल्लाता है, दीक्षा दीक्षा कहाँ हो तुम, किधर हो तुम, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। और उसका वो बेतहाशा एक तरफ भाग रहा, कभी पहले इधर उधर दिखाता, फिर उसी डायरेक्शन में भागता जहाँ उसने लाश ऑलरेडी पत्थर के बीच में रखी हुई है। जैसा वो चाहता था, एक लेडी जो शरीफ, उसे लगा कि आदमी मुसीबत में है, वो उसके पीछे दौड़ती है और वो दौड़कर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसने लाश रखी थी। वो लेडी विटनेस बन गई कि हाँ मेरे सामने लाश औंधी पड़ी थी। फिर वो कहता है दीक्षा डूब गई, दीक्षा डूब गई। तब तक लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ प्लान से ही था। बट इस प्लान में ये हुआ कि गौरव को पता ही नहीं था कि इस बीच के पीछे एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में बहुत सारे घर हैं, और उसी घर में से एक लेडी दोपहर का खाना खाने के बाद तसल्ली से गोवा की खूबसूरती की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रही थी, और उन्हीं लम्हों को गलती से उसने मोबाइल में कैद कर लिया। तो जब शुरुआती हिस्सा उसने कैद किया और वो जब लेडी दौड़ रही थी, तब वो चीख रही थी कि ही इज़ द किलर, इसी ने मारा, इसी ने मारा, तुम इससे बचो, और ये एक्टिंग कर रहा। तो उस लेडी के मोबाइल से जो इत्तेफाकन शूट हुआ, एक ऐसी कत्ल की पहेली जो शायद आगे चलकर 1-2-4 दिन और पहेली ही रहती, पहेली बनने से पहले ही सुलझ गई। तो गोवा पुलिस ने भी उस लेडी की तारीफ़ की है। और इस कहानी से एक सबक ये मिलता है कि ऐसे कई जुर्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जिसमें हम इंसान हैं, हमारी नज़रें भी जो हैं एक तरह से, आँखें और निगाहें एक कैमरा ही है, क्योंकि हम देखते इसी से। तो हम कई बार हमारा कैमरा यानी हमारी नज़रें, हमारी आँखें बहुत कुछ क्राइम देखती हैं, लेकिन फिर हम अपनी नज़रें बंद कर लेते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते, या हम मुकर जाते हैं कि हमने देखा है। पर जो असली कैमरा है वो झूठ नहीं बोलता, और उसी असली कैमरे ने एक कत्ल को गुत्थी या पहेली बनने से पहले सुलझा दिया। तो ये थी आज की कहानी इस सबक के साथ।
तो कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पुनीत गौतम, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पुनीत। और पुनीत गौतम सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट पुनीत, और आप ज़रूर कामयाब हों और फिर पुलिस में आएँ, और उसके बाद पक्का फिर आपसे मुलाकात भी होगी। साथ ही काव्या, आज काव्या का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे काव्या, हमेशा खुश रहो, अच्छी रहो। और ये राहुल तोलुम्बिया उनकी बेटी हैं, और राहुल साहब पक्का बेंगलोर आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। और 8 साल की हो गई हैं काव्या, एंड थैंक यू सो मच काव्या, तुम्हारा भी, और मुलाकात भी ज़रूर होगी। साथ ही रियांश शाह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और ये ईशान शाह के बेटे हैं, अहमदाबाद के हैं, लेकिन फ़िलहाल ब्रिस्बेन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में। चेतन शर्मा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे चेतन साहब, और ये नरनौल हरियाणा के हैं। साथ ही लड्डू बाबू, दोनों में ही बाबू बाबू हैं ये, तो लड्डू और बाबू हैप्पी बर्थडे आपको, आरव ने भेजा है। हेत चावड़ा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हेत, और हमेशा अच्छे रहो। और ये पुरुषोत्तम के बेटे हैं। साथ ही परिनास कौर, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे परिनास जी। और रुपेंद्र सिंह एंड जसप्रीत सिंह ने भेजा है। श्वेता ओझा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्वेता, और ये मोहम्मद नतीम ने भेजा है। अजीम इदरीसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अजीम, और ये भेजा है करण कोहली ने। साथ ही शेख रिजवान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेख। साथ ही निखिल यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निखिल। और बल्कि सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, निकिता यादव, आज निकिता यादव का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निकिता। और ये नीता और जितेंद्र जी की बिटिया हैं, और छपरा से हैं, और भेजा है पिंटो ने। इसके अलावा निखिल का भी आज जन्मदिन है, जिसको मैं पहले पढ़ गया, तो हैप्पी बर्थडे निखिल कुमार हैं ये, और ये भेजा है अरविंद ने। साथ ही राधा जी और सुधा सैन, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है, और क्या खूब जन्मदिन है, क्योंकि राधा मम्मी हैं और सुधा बिटिया है इनकी, तो माँ बेटी दोनों का जन्मदिन है एक साथ, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को भी। शिव कुमार पिल्ले, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या दया याचिका खारिज जब कर देते हैं राष्ट्रपति, तो फिर फांसी की तारीख कौन तय करता है? तो उसका जवाब ये है कि एक बार जब प्रेसिडेंट दया याचिका खारिज कर दे और आपके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, तो फिर दया याचिका होम मिनिस्ट्री के थ्रू उस स्टेट के होम मिनिस्टर तक पहुंचता है जिस स्टेट का ये मामला है। उस स्टेट का फिर होम मिनिस्टर उसको भेजेगा आईजी प्रिजन को, जो जेल के हेड है उस पूरे स्टेट के। उस जेल का हेड उस लेटर को फिर भेजेगा जिस जेल में वो कैदी बंद है जिसको फांसी दिया जाना है। अब उस जेलर को, जिस जेल में बंद है वो कैदी, तारीख उसी को मुकर्रर करना होगा, डेट उसी को फिक्स करना होगा कि किस दिन ये फांसी होगी। अगर उसके जेल में फांसी का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ फांसी नहीं दी जा सकती, जैसा कि अपने कई देशों में, अपने देश के कई जेलों में है, तो फिर वो अपने सुपीरियर को बताएगा, और फिर ऐसी जेल को चुना जाएगा जहाँ फांसी का इंतज़ाम होता है। तो फिर उस जेल का जेलर बताएगा कि हाँ, इस डेट को फांसी होगी। डेट तय करने में वक्त इसलिए लगता है कि एक तो मरने वाले की पहले कद काठी बदन बहुत डिटेल में आप पूछना है, वो नापना होता है, रस्सी की तैयारी करनी होती है, जल्लाद ढूंढना पड़ता है। तो एक्चुअली मैं इस शॉर्ट में कहूँ तो एक जेलर ही जिस जेल में बंद है वही फांसी की तारीख को तय करता है। कल फॉलोअप की कहानी में कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होगा, कुछ ने कहा जब कि रंगा बिल्ला को भी तो फांसी हुई थी बिल्कुल रंगा बिल्ला को हुई थी, पर मैंने जो कहानी में बताया था वो ये कि लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में 405 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फांसी दी गई सिर्फ 8 को। और उस 8 में रंगा बिल्ला का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि रंगा बिल्ला को 70-80s में फांसी दी गई थी। मैंने सिर्फ 20 साल की बात की, 2002 से 2024 तक की, और रंगा बिल्ला को फांसी दिए हुए तो करीब 20-30 साल से ज़्यादा, 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जीडी कुशवाहा, इन्होंने कहा कि जो लोग फांसी की सज़ा पा लेते हैं कोर्ट में, फिर वो रुकवाते हैं, तो इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने वकील के लिए? तो कुशवाहा साहब 2 तरीके होते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आपको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है, आपके कानूनी राइट्स बचे हुए हैं तो उसके पालन के लिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एनजीओज अपने देश में काम करते हैं जो इस तरह के ह्यूमन राइट्स को लेकर अपनी बातें रखते हैं, तो ऐसे ह्यूमन राइट्स भी ऐसे लोगों के बहुत सारे केस लड़ते हैं, तो वकील उनके थ्रू मिलता है। बाकी जो पैसे वाले हैं वो तो पैसे से वकील कर ही